सभी बच्चों को शुभकामनाएं, गुड इवनिंग, नमस्कार। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के जो परीक्षाएं आ रही उनके हिसाब से हमने बच्चों की डिमांड पर जो सेगमेंट है लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। और ये जो सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं, हम प्रत्येक यूनिट को 3 चरणों में डिवाइड करेंगे। पहले चरण में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, दूसरे चरण में हम आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेंगे, और जो थर्ड से आपका चरण होगा उसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेंगे। जो क्वेश्चन हम यहाँ पर करा रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए तो है ही। तो ये सभी उन लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए जो बीएससी सेकेंड ईयर का परीक्षा देने जा रहे हैं या टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर चलें और इस सेगमेंट में हम वेक्टर स्पेस को लेकर चलें। वेक्टर स्पेस के बाद फिर अगली यूनिट शुरू करेंगे और वेक्टर स्पेस को भी 3 चरणों में मैंने बताया बांटा है। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम आपका स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए सामने बोर्ड पर आपके क्वेश्चन लिखे, एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस कर लेते हैं। पहला सवाल अगर देखेंगे, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द necessary and sufficient condition for a non-empty set W of a vector space BF is that alpha comma beta belong to W and A B belong to F is। इसमें कहा गया है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, अगर W किसी वेक्टर स्पेस का कोई भी सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो वो सब स्पेस हो जाएगा अगर अल्फा बीटा डब्ल्यू को बिलोंग करे, ए बी एफ को बिलोंग करे। और इनमें से कौन सी कंडीशन उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट है? पहले में दे रहे हैं ए अल्फा माइनस बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू, ये कंडीशन नहीं है। ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू, बी बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू, ये कंडीशन है लेकिन नेसेसरी और सफिशिएंट नहीं है। ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू, ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाता है आपका, वो क्या हो जाता है? इसका आंसर आपका सी हो जाता है। कौन सा हो जाता है आंसर? इस सी आंसर को आपको याद रखना भाई, कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू किसी भी वेक्टर स्पेस बी एफ का सब स्पेस तब होगा अगर अल्फा बीटा डब्ल्यू को बिलोंग करें। कौन कौन बिलोंग करें? अल्फा बीटा डब्ल्यू को बिलोंग करें और ए बी एफ को बिलोंग करें, और उनका क्या सम ऑफ द प्रोडक्ट डब्ल्यू को बिलोंग कर जाए, यानी ए अल्फा और बी बीटा अगर डब्ल्यू को बिलोंग कर जाए तो वो सब स्पेस हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर ये हुआ आपका। क्लियर? ये इसका आपका आंसर बना। तो पहले सवाल हमने बताया, इसका आंसर कौन सा होगा? सी आंसर होगा। बहुत आराम से इसको समझ लेंगे और प्रैक्टिस में ले आएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। इसको यहाँ से हमने ये रिमूव कर दिया, हटा दिया भाई, रब कर दिया। देखिए स्पेस ही मिल गया आपको थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर जरा 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसमें कहा इफ m 3,1 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 इक्वल टू 3 2 1 एंड अल्फा 2 इक्वल टू 2 1 0 देन m इज। इसमें बताना m की वैल्यू क्या होगी अगर ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अब करने का तरीका आप देख लीजिए भाई, कैसे करते हैं हम लोग इसको, है ना। क्या करें? आप सीधा सीधा इसको a से गुणा कर दो, इसको b से कर दो। करने का तरीका इस टाइप का और भी क्वेश्चन आ जाता तब भी आप कर सकते हैं भाई। तो क्या करेंगे? a इंटू कितना 3 2 1 3 2 1 प्लस b इंटू क्या भाई 2 1 0 2 1 0 बराबर में लिख दो ये जो दे रखा है आपका क्या m 3 और 1, राइट। अब देखिए यहाँ से लेंगे 3a, कितना 3a प्लस का 2b, क्लियर, बराबर में क्या आ गया m, बराबर में आ गया m। क्लियर हुई बात? दोबारा आइए भाई, अब लेंगे 2a, कितना a 2a प्लस का b और बराबर कितना भाई बच्चों 3, कितना 3। चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 3 पर आ जाइए। a प्लस 0b, यानी a बराबर कितना 1, a बराबर 1 हो गया हमारे पास। ध्यान से देखिए, a का मान यहाँ रख दीजिए तो 2 बन जाएगा। तो b बराबर कितना आ गया रे बच्चों? b बराबर आ गया हमारे पास 2, इधर घटा देंगे तो b का मान भी 1 आ गया।
ठीक है। मान किसका पूछा भाई, वो कह रहे हैं कि m का मान क्या होगा, m का मान इसमें रख दीजिए भाई, किसका, तो यहाँ से आंसर क्या मिला आपका बेटा, देखिए ध्यान से, a की जगह m बराबर कितना हुआ, a की जगह 1, b की जगह 1, 3 और 2 5 हो गया, m का मान कितना आया 5। तो आपका आंसर कौन सा हुआ भाई, जहाँ भी 5 हो वो आपका आंसर हो गया। तो कौन सा आंसर हुआ आपका, ये आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो आपको करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जरा सा आप ध्यान से देखिएगा। इफ ए जीरो वेक्टर इज, ये बताना है कि जो जीरो वेक्टर है, कैसा वेक्टर, जीरो वेक्टर कैसा होगा। क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से देखिए, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, एल का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्या जीरो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्या जीरो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा, मे और मे नॉट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या फिर इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आपको सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस याद रखना है, क्या, कि कोई भी जीरो वेक्टर अगर है तो वो हमेशा डिपेंडेंट होता है। कैसा होता, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। क्यों होता लीनियरली डिपेंडेंट, ये देख लेंगे। कोई भी जीरो वेक्टर है, मान लीजिए जीरो वेक्टर आपका ये दिया है, इसे 5 से गुणा कर दो तब भी जीरो आएगा इसका मान, इसे 4 से गुणा कर दें तब भी जीरो आएगा, यानी नॉन जीरो क्वांटिटी से अगर इसे गुणा कर दें तब भी इसका मान जीरो ही आता है। इसलिए किसी का कोफिशिएंट, किसी वेक्टर का कोफिशिएंट अगर नॉन जीरो मिल जाता है तो वो कैसा होता है, वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। इसलिए जीरो वेक्टर हमेशा कैसा होता है भाई, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। इसलिए कौन सा आंसर हुआ, याद रखेंगे, जीरो वेक्टर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। इतना ही नहीं, अगर किसी सेट में जीरो वेक्टर ले लें और वेक्टरों के साथ भी, तो पूरे सेट को डिपेंडेंट बना देता है। अगर जीरो वेक्टर किसी भी वेक्टर के एलिमेंटों में हम इंक्लूड कर दें तो जीरो को देख के बता सकते हैं कि पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो गया। क्लियर। तो इसलिए इसका कौन सा आंसर हुआ, पहला आंसर इसका लीनियरली डिपेंडेंट हुआ इसका आंसर। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर देखें, क्वेश्चन नंबर 4। ईच सबसेट ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज, क्या कहा भाई, किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट का सबसेट, यानी कोई सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसका सबसेट क्या होगा। तो देखिए इसको जरा समझ लेंगे। क्या मैंने बताया, मान लीजिए ये आपके कुछ एलिमेंट हैं अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n, ये कैसे हैं भाई, ये li हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, इनका सम जीरो तब होता है जब इसको भी जीरो से गुणा करें, इसको भी जीरो से गुणा करें, इसको भी जीरो से गुणा करें, तब जीरो होता। तो वो कह रहे हैं इसका जो सबसेट होगा, सबसेट का मतलब मान लीजिए हमने 2 एलिमेंट ले लिए तो ये भी इंडिपेंडेंट ही होगा। किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना, सेट का सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ध्यान रखें, केवल इंडिपेंडेंट के लिए कौन सा शब्द, 2 शब्दों का ध्यान रखेंगे। सबसेट आया है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सबसेट आया है तो क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो कौन सा हुआ भाई, ये क्या होगा, इज नल सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा या लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। यही इसका आंसर हुआ। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आ जाइए। इसमें कहा है ए सिंगल नॉन जीरो वेक्टर, ए सिंगल नॉन जीरो वेक्टर इज, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है अकेला, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है अकेला। अकेला का मतलब समझिए, मान लीजिए अल्फा एक वेक्टर है जिसका मान जीरो नहीं है। अब इसे जीरो बनाना, तो इसे जीरो बनाने का ए से गुणा करें तो अल्फा बराबर जीरो। ये कब जीरो होगा भाई, अल्फा तो जीरो है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ए जीरो हुआ। और जब ए जीरो हो गया तो फिर अल्फा कैसा बना, अल्फा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया।
ठीक है। तो हमेशा सिंगल नॉन जीरो वेक्टर लीनियरली कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। सिंगल नॉन जीरो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए इसका कौन सा आंसर हुआ, इसका आंसर हुआ आपका फर्स्ट। सिंगल नॉन जीरो वेक्टर हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और जीरो वेक्टर हमेशा डिपेंडेंट होता है। जीरो वेक्टर डिपेंडेंट होता है, सिंगल नॉन जीरो इंडिपेंडेंट होता है। दो बातें आपको याद रखनी है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देख लेते हैं। द सिंगल सेट, भाई द सिंगलटन सेट अल्फा, एक एलिमेंट अल्फा दे रखा है भाई उन्होंने। ये कह रहे हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा कब होगा इंडिपेंडेंट, बताइए। लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा कब, यदि अल्फा बराबर 0 हो जाए तब, या अल्फा का मान 0 ना हो तब, या आगे क्या कहा भाई, या मे और मे नोट भी 0, ये 0 हो या ना हो तब भी, या फिर इनमें से कोई नहीं। कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कब होगा। इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है, हमने अभी बताया था कि जीरो वेक्टर कैसा होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। जीरो वेक्टर कैसा होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। और नॉन जीरो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। आंसर क्या पूछ रहे हैं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कब होगा, जब अल्फा का मान 0 ना हो। तो कौन सा आंसर हुआ, जब अल्फा का मान 0 ना हो का मतलब बी आंसर हुआ। देखिए कौन सा आंसर, बी आपका आंसर हुआ। क्लियर। चलिए भाई बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बहुत आराम से तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आपको इस तरह से आप तैयारी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। वेक्टर 1 2 - 3 1 - 3 2 और 2 - 1 5 आर, इनको बताना ये कैसे वेक्टर हैं, ये इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए फटाफट इनकी एक डिटरमिनेंट बना लीजिए। उनको वेक्टर फॉर्म में लिख दिए 1 2 1, ये एक बार 2 और ये आपका 3 शायद है, ठीक है, -3 है। और अगला क्या है भाई, नेक्स्ट है आपका 2 - 1 5। अगला क्या है 2 - 1 और ये आपका 5। और इससे अगला क्या है बच्चों, इससे अगला आपका दिया है एक और रहेगा शायद आपका ना, ये आपका 1 2 - 3 और एक है आपका 1 - 3 2। इसको जरा सब चेंज कर लेते हैं, क्या 1 - 3 और 2, 1 - 3 2 और एक आपका है 1 2 1 - 5, 2 1 और 5, ठीक है 5 है या हाँ -1 5, ठीक है, ये आपका है। तो हम क्या करें भाई, हमने आपको बताया था करने का तरीका। पहली वाली रो को ऐसे ही उतार दीजिए, एग्जाम में तो बहुत जल्दी से आपको करना। इसका दुगना इसमें से घटा दीजिए, 0 बनाना इसको। इसका दुगना इसमें से घटा दीजिए, इसको भी। इसका इसका दुगना इसमें से घटाएंगे तो -5 आ गया। इसका दुगना इसमें से घटाएंगे तब भी -5 आ गया। इसका 3 गुना इसमें जोड़ दीजिए, 0 बन गया। इसका 3 गुना इसमें जोड़ दीजिए, 5 हो गया। इसका 3 गुना इसमें जोड़ दीजिए तो ये आपका 11 हो गया। अब इससे खोल के देख लीजिए, किससे, 1 से खोल दीजिएगा। 1 से खोलेंगे तो क्या है, 11 पंजे 55 माइनस का और माइनस के प्लस के 25, तो बराबर आ गया आपका 30। 30 का मतलब नॉन जीरो हो गया। अगर डिटरमिनेंट का मान नॉन जीरो आ जाता है तो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर नॉन जीरो आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। इसलिए इसका जो आंसर हुआ वो आपका ये बन गया, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स आर। 3 नॉन जीरो का मतलब 3 वेक्टर हैं जो कैसे हैं, नॉन जीरो है। और नॉन कोप्लानर का मतलब अलग अलग प्लेन में है, एक प्लेन में नहीं है। वो कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसको याद रखेंगे, ये हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ये हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। वेक्टर a1 b1 a2 b2 आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ। लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं भाई, ये देख लीजिए। लीनियरली डिपेंडेंट का हमने क्या बताया था, इनका a1 b1 a2 b2, इसका मान अगर 0 है तो इंडिपेंडेंट, और 0
अगर इसका मान 0 है तो इंडिपेंडेंट और 0 नहीं है, हैं क्या बताएंगे? अगर इसका मान डिटरमिनेंट हम ले लें और इसका मान कोफिशिएंट का जो मान हमने निकाला था, अगर नॉन जीरो आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और 0 हो जाए तो फिर पूछा क्या इसमें? डिपेंडेंट। तो 0 होना चाहिए इसका मान। खोल के देख लीजिए, इसको खोलेंगे तो क्या a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर 0 होना चाहिए। तो कौन सा आंसर हुआ अभी बच्चों इसका? सीधा सीधा इसका जो आंसर हो गया वो आपका ये सी इसका आंसर हो गया। कौन सा? ये वाला देखिए, ठीक है, इसको हम टिक कर देंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इसको रब कर दें ताकि आपको पता लगता रहे कि हम क्वेश्चन कर कौन सा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 9 था आपका। ठीक, चलिए 9वां क्वेश्चन के बाद 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। क्या भाई 10वां क्वेश्चन बच्चों? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस इज ए। दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन क्या होता है? क्या वो भी सब स्पेस होता है या नोट ए सब स्पेस? क्या वो सब स्पेस नहीं होता है? मे और मे नोट भी सब स्पेस होता है या इनमें से कोई नहीं? याद रखेंगे कि दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस होता है। थ्योरम हम आपको कल कराएंगे भी। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस इज ऑलवेज ए सब स्पेस। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस इज ऑलवेज ए सब स्पेस। तो कौन सा आंसर हुआ रे बच्चों? पहला ही इसका आंसर हो गया। इसको आप टिक कर लेंगे पहले वाले आंसर को। ठीक है, कौन सा आंसर हुआ? दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होता है। अगर W1 W2 दो सब स्पेस हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होता है। क्लियर हुई बात? चलिए 10वें क्वेश्चन को अब हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब देखेंगे 10वां हमने ये रिमूव कर दिया भाई बच्चों। ठीक, 11वें की तरफ आइएगा जरा। देखिए दो क्वेश्चन और आपके सामने हैं। इफ W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस BF। अगर किसी वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेस W1 और W2 हैं तब W1 यूनियन W2 क्या? W1 यूनियन W2 क्या होगा ये बताना है। क्या W1 यूनियन W2 क्या होगा? क्या ये भी सब स्पेस होगा? नोट ए सब स्पेस होगा? मे और मे नोट भी ये सब स्पेस होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? अगर W1 और W2 दो सब स्पेसेज हैं तो क्या उनका यूनियन सब स्पेस होगा? हमने एक थ्योरम पढ़ी है, कौन सी? कि W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस देन W1 यूनियन W2 आर सब स्पेसेस इफ एंड ओनली इफ W1 either W1 is the subset of W2 और W2 is the subset of W1 और one is contained in another। तो सब स्पेस हो भी सकते हैं इसका मतलब, और नहीं भी हो सकते। तो कौन सा आंसर हुआ? मे और मे नॉट बी। मे और मे नॉट बी। तो कौन सा आंसर हुआ बच्चों? सी इसका आंसर हो गया। मे और मे नॉट बी ये सब स्पेस, ये सब स्पेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इतना इसका ये आंसर हुआ बच्चों, सी। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, 11वां 12वां क्वेश्चन। ये 11 आपके हो गए। मैंने यहाँ तक इसको रब कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ स्पष्ट नज़र आती रहे। ठीक है, ये मैंने इसको रब किया। देखेंगे 11वां क्वेश्चन जरा सा देख लीजिए बच्चों। क्या कहा है? द सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर इज। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर का जो सुपर सेट होता है वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। याद रखेंगे, इंडिपेंडेंट का सबसेट इंडिपेंडेंट होता है और डिपेंडेंट का सुपर सेट डिपेंडेंट होता है। दोनों में अंतर है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का सब सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और लीनियरली डिपेंडेंट का सुपर सेट डिपेंडेंट होता है। तो क्या करेंगे? लीनियरली द सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। इसलिए कौन सा आंसर हुआ? यही ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बेटा करने, अगली वीडियो फिर आपको एक छोटी सी देंगे, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।